हेलो स्टूडेंट्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह से लिबरल नेशनलिस्ट्स की गई लड़ाई, उनका स्ट्रगल ऑलरेडी यूरोप के सारे राजतंत्रों को और उनके सम्राटों को ये एहसास दिला चुकी थी कि अब जो लिबरल्स या नेशनलिस्ट्स हैं उनके डिमांड्स को मानना पड़ेगा, उनके अधिकारों को मर्यादा देना पड़ेगा। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से इसी लड़ाई के तहत और इसके आगे बढ़ते हुए जर्मनी और इटली यूनिफाइड नेशंस यानी नेशन स्टेट बनने की ओर अग्रसर हुई। पहले आते हैं जर्मनी की बात पर। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद अपने जनतंत्र और विद्रोह का उनका जो मोटिव था, उनका जो कॉन्सेप्ट था, उससे काफी दूर जा चुकी थी। राष्ट्रवादी जो सेंटिमेंट्स थे वो अक्सर जो कंजर्वेटिव्स थे उनके द्वारा चालित होती थी, क्योंकि उनको इसी सेंटिमेंट को हथियार बनाकर पावर चाहिए था, क्षमता चाहिए थी और यूरोप के ऊपर राजनैतिक डोमिनेशन यानी कि कर्तृत्व चाहिए था। और ये प्रोसेस जो है ये सबसे अच्छा आपको दिखेगा जर्मनी और इटली कैसे यूनिफाइड हो पाई नेशन स्टेट्स की तरह। पिछले एपिसोड में आपने देखा है कि कैसे मिडिल क्लास जर्मन्स, मध्यम वर्गीय जर्मन लोग 1848 में जर्मन कॉन्फेडरेशंस के अलग अलग रीजन्स को एकत्रित करके एक नेशन स्टेट बनाने के लिए एक पार्लियामेंट उन्होंने बनाया था फ्रैंकफर्ट में। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये लिबरल इनिशिएटिव जो था नेशन बनाने का, ये सफल हो नहीं पाया, क्योंकि सम्राट और उनके अधीनस्थ जो मिलिट्री थी और उनको सपोर्ट करने वाले जो लैंड ओनर्स थे, जिनको यहाँ पर जंकर्स कहा गया है, प्रसिया के, इन्होंने मिलकर इस कोशिश को दबा दिया। इसके बाद से राष्ट्रीय एकत्रीकरण का, राष्ट्र को एक करने का जो मूवमेंट है, उसका लीडरशिप प्रशिया के हाथ में चला गया। 1862 में किंग विलियम वन ने ऑटो वॉन बिस्मार्क को चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर प्रेसिडेंट नियुक्त किया। ऑटो वॉन बिस्मार्क ही राष्ट्रीय एकत्रीकरण के इस पूरे प्रोसेस के मेन सूत्रधार हैं, जो उन्होंने किया था प्रशियन आर्मी और वहां के नौकरशाहों की मदद से। उन्होंने 3 युद्ध लड़े। 1864 में डेनमार्क के साथ, 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ और 1870 में फ्रांस के साथ। इन 3 युद्धों के उपरांत प्रशिया की विजय हुई और ये यूनिफिकेशन जर्मनी का जो है वो कंप्लीट हुआ। जनवरी 1871 में प्रशिया के राजा विलियम वन जर्मन एम्पायर करार दिए गए वर्साई के एक सेरेमनी में। 18 जनवरी 1871 एकत्रित जर्मन एम्पायर के जितने भी छोटे राज्य थे, उनके राजकुमार, आर्मी के जितने भी प्रतिनिधि थे और सारे प्रशियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, सभी वर्साई पैलेस के हॉल ऑफ मिरर्स में एकत्रित हुए और उन्होंने जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम किया विलियम वन ऑफ प्रसिया को। ये प्रसिया के जो एम्पायर थे विलियम वन, इन्हीं को जर्मन एम्पायर क्लेम किया गया, क्योंकि यूनिफाइड जर्मन एम्पायर में प्रशिया ही सबसे पावरफुल स्टेट था। और यहां पर आपको एक और शब्द मिलेगा, काइजर। काइजर विलियम वन ऑफ प्रशिया। काइजर जर्मन एम्पायर का एक खिताबी नाम है। जर्मनी राष्ट्र बनने की जो प्रक्रिया थी, वहां प्रशिया ने अपना डोमिनेंस, अपनी क्षमता, अपना प्रभुत्व दिखा दिया था। ये नया जो स्टेट बना, इसने जर्मनी के करेंसी यानी मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी जो सिस्टम थी, प्रक्रिया जितने भी थे, उनको आधुनिक करने के और काफी सारे कदम लिए। और प्रशियन जो मेजर्स थे और उनके जो प्रैक्टिसेस थे, इन्हीं को आमतौर पर बाकी के पूरे जर्मनी के जितने भी एरिया थे उनके लिए मॉडल के रूप में चुना गया। मेरा आपको सुझाव रहेगा कि इस मैप को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करें और यहाँ पर बिल्कुल बॉटम राइट में जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं उनके हिसाब से फॉलो करें, तो आपको प्रशिया के द्वारा पूरे जर्मन एम्पायर की यूनिफिकेशन का जो स्टोरी है, जो डिटेल्स है, वो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जर्मनी की तरह इटली की भी एक राजनीतिक विभिन्नता या विच्छिन्नता की एक लंबी इतिहास थी। इटाली बटी हुई थी बहुत सारे वंशों के द्वारा रूल्ड स्टेट्स में, राज्यों में,
और उसी के साथ साथ मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में, जिस एम्पायर के जो रूलर थे वो खुद ही काफी सारे नेशन से और जातियों से बिलोंग करते थे। 19th सेंचुरी के बीचों बीच इटली 7 स्टेट्स में बटी हुई थी, जिसमें से सिर्फ एक सार्डिनिया पिएडमोंट किसी इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल्ड होती थी। इटली का नॉर्थ का जो हिस्सा था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के द्वारा रूल्ड होता था। सेंटर जो था वो रूल होता था पोप के द्वारा, और जो दक्षिण का रीजन था उस पर राजत्व करते थे बुर्बो किंग्स ऑफ स्पेन। इसको बुर्बो किंग्स ऑफ फ्रांस के द्वारा मत मिलाइएगा। यहां तक कि इटालियन लैंग्वेज भी जो है उसने भी कोई कॉमन फॉर्म एक हासिल नहीं किया था, और बहुत सारे रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे इटालियन लैंग्वेज के। 1830 के दशक में गिसिप मात्सिनी ने एक प्रोग्राम बनाया, अपनी कुछ कार्यक्रम उन्होंने बनाए थे एक यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक, इटालियन गणतंत्र बनाने के लिए। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म की थी, यंग इटली, ताकि उनके उद्देश्यों को पूरा कर सकें। लेकिन 1831 और 1848 के जो विद्रोही अपराइजिंग्स थे, विद्रोह जो थे, उनका फेलियर अब ये ठीक कर चुका था कि सार्डिनिया पिएडमोंट, जो कि एकमात्र मैंने कहा इटली का राज्य था जो कि कोई इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा रूल्ड होता था, इसके जो रूलर थे किंग विक्टर इमानुएल II, इनके ऊपर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ने वाली थी कि वो इटालियन स्टेट्स को युद्ध के द्वारा एक करें। इस रीजन के जितने भी अमीर और वेल टू डू व्यक्ति थे, उनकी आंखों से देखा जाए तो एक यूनिफाइड इटली उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसी के साथ साथ राजनीतिक प्रभुत्व का भी रास्ता उनके लिए क्लियर करता। सार्डिनिया पिएडमोंट के ही जो चीफ मिनिस्टर थे काहूर, उन्होंने ही इस मूवमेंट को आगे नेतृत्व दिया और इटली को एकत्रीकरण करने की और काफी सारे उन्होंने कदम उठाए। लेकिन वो ना ही कोई रेवोल्यूशनरी थे और ना ही एक डेमोक्रेट यानी कि गणतंत्र विश्वासी थे। इटली के दूसरे अमीर और शिक्षित जो मेंबर्स थे इटालियन एलिट में जो आते थे, उन्हीं की तरह कावूर भी फ्रेंच इटालियन से अच्छा बोल लेते थे। कावूर ने फ्रांस के साथ संधि किया और फ्रांस के साथ जो अलायंस हुआ उसके थ्रू सार्डिनिया पिएडमोंट ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। और सिर्फ रेगुलर आर्मी ट्रूप्स ही नहीं, गिसिप गैरिबाल्डी, रेड शर्ट्स के जो प्रतिष्ठाता थे, उनके अंडर भी एक काफी बड़ी संख्या में आर्म्ड वॉलंटियर्स थे जिन्होंने इस वक्त कावूर का साथ दिया। 1860 में इन्होंने दक्षिण इटली की तरफ कूच किया और द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज का जो किंगडम था, वहां भी इन्होंने जीत हासिल की। वहां के जो स्थानीय किसान थे उनसे भी बहुत सारा सपोर्ट मिला इनको, स्पेनिश रूलर्स जो थे दक्षिण इटली के, उनको भगाने में। 1861 में ही विक्टर इमानुएल II को पूरे एकत्रित इटली का सम्राट करार दिया गया। लेकिन जीत जिन पर हासिल हुई थी, इस इटालियन जनसंख्या के ज्यादातर लोगों में अशिक्षा का जो स्तर था वो बहुत ही हाई था और ये काफी अनअवेयर भी थे लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के प्रति। उनको पता ही नहीं था कि ये है क्या। ये किसान जो हैं जिन्होंने गैरिबाल्डी को साउदर्न इटली में सपोर्ट किया था, इनका हालत ये था कि इन्होंने इटालिया ये शब्द सुना ही नहीं था। इनको लगता था कि ला टैलिया विक्टर इमानुएल की पत्नी का नाम है। अब आते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पर। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि मॉडल ऑफ द नेशन यानी कि एक आदर्श नेशन स्टेट जो है वो है ग्रेट ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन नेशन स्टेट किसी अचानक उत्थान या अचानक विद्रोह के लिए नहीं बना था। ब्रिटेन का नेशन स्टेट बनना एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया का रिजल्ट है। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटिश नेशन नाम का कुछ था ही नहीं। प्राइमरी आइडेंटिटी, प्राथमिक परिचय जो था यहाँ के लोगों का, वो था जातीयता के ऊपर आधार करके। जैसे इंग्लिश यानी इंग्लैंड के लोग, वेल्श यानी वेल्स आइलैंड्स के लोग, स्कॉट यानी स्कॉटलैंड के लोग और आयरिश यानी कि आयरलैंड के लोग। ये सारे जो एथनिक या जातीय ग्रुप्स थे, इनके अपने अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे इंग्लैंड
संपत्ति, प्रभाव और क्षमता में आगे बढ़ता गया, इसने दूसरे आइलैंड्स मतलब नेशंस के ऊपर भी, जैसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, इनके ऊपर भी अपना प्रभाव विस्तार करना शुरू कर दिया। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने वहां के जो सम्राट हैं, वहां के जो मॉनर्की हैं, उससे क्षमता छीन लिया था। प्रथम प्रधानमंत्री बने थे रॉबर्ट वॉलपोल, और एक काफी लंबे संघर्ष के बाद ऐसा हो पाया था। ये पार्लियामेंट जो है, यही पहला उपाय बनी, जरिया बनी एक नेशन स्टेट बनाने का, जिसके बिल्कुल सेंटर में था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच 1707 का द एक्ट ऑफ यूनियन, जिसका रिजल्ट था यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। इसका मतलब था कि एक्चुअल में अब इंग्लैंड स्कॉटलैंड के ऊपर अपना प्रभाव विस्तार कर सकता है। एक्ट ऑफ यूनियन तो पास हुआ, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था वो ज्यादातर इंग्लिश मेंबर्स के द्वारा ही डोमिनेट होता था, उन्हीं के द्वारा चालित होता था। एक ब्रिटिश आइडेंटिटी का, परिचय का ग्रोथ जिस तरह से होने लगा, इसका साफ मतलब था जब स्कॉटलैंड का जो अपना एक डिस्टिंक्टिव कल्चर है, वहां का जो सांस्कृतिक और राजनीतिक जो परंपरा है, उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बिल्कुल सिस्टमेटिकली दबाया जाएगा, और दबाया जाता भी गया। वो स्कॉटिश क्लैंस या उपजातियां जो कि स्कॉटलैंड के पहाड़ों में रहती थी, उन्होंने जब भी इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की थोड़ी सी भी कोशिश की, उनको बहुत ही भयंकर तरीके से रिप्रेस किया गया, उनका दमन किया गया। उनको गेलिक लैंग्वेज, जो कि उनका लैंग्वेज था, वो बोलने से, या उनका जो नेशनल ड्रेस था, ये सब पहनने से उनको रोका जाने लगा। और बहुत सारे स्कॉटिश लोगों को इस समय उनका जो घर था वहाँ से भगाया भी गया। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ, उनका जो इंडिपेंडेंस, आज़ादी की जो लड़ाई थी उनकी, वो चलती रही, और स्कॉटलैंड ने टू अ ग्रेट एक्सटेंट आज़ादी हासिल भी की थ्रू द एफर्ट्स ऑफ विलियम वॉलेस एंड रॉबर्ट ब्रूस। आप चाहें तो अलग से इंटरनेट से इनके बारे में पढ़ सकते हैं। स्कॉटलैंड की तरह आयरलैंड की भी नियति लगभग एक ही हुई इंग्लैंड के हाथों। स्कॉटलैंड की तरह तो नहीं, पर आयरलैंड जो थी वो धार्मिक रूप से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस में काफी बटी हुई थी, और इंग्लिश जो थे वो बेसिकली प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे। तो उन्होंने आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनको हेल्प किया कि वो कैथोलिक जो एक पोर्शन है आयरलैंड का, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम कर सकें। ब्रिटिश राज के विरुद्ध कैथोलिक रिवोल्ट्स या विद्रोह जो हुए, उनको दबाए गए, और वुल्फ टोन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन द्वारा किया गया एक विद्रोह 1798 में जब विफल हो गया, तो आयरलैंड को जोर जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम के साथ शामिल कर लिया गया 1801 यानी 1801 में। एक नए ब्रिटिश नेशन का जन्म हो चुका था, जहां पर डोमिनेंट था इंग्लिश कल्चर, यानी कि इंग्लिश संस्कृति और वहां की परंपरा। ब्रिटेन के जो नए सिंबल्स थे वो अब थे द ब्रिटिश फ्लैग, जिसको हम लोग यूनियन जैक के नाम से जानते हैं, और वहां का नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग। तब ये नोबल किंग था, लेकिन आज क्योंकि ब्रिटेन की रानी है, राजा नहीं है, तो आज ये गॉड सेव आवर क्वीन है। तो उस वक्त ब्रिटेन के इन सिंबल्स को काफी एक्टिवली प्रमोट किया गया, और पुराने जो नेशंस थे जैसे स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये ब्रिटेन के सहयोगी तो रहे, लेकिन उनके अधीन रहकर उनको वो कर्तृत्व या वो पावर, वो डोमिनेंस नहीं मिला जो उनको एक सेपरेट नेशन स्टेट के तौर पर मिल सकता था। हम लोग लगभग इस चैप्टर के जो आखिर में, खास करके यहाँ इसकी जो घटनाओं की गति प्रकृति है, उसके आखिर में चले आए हैं। इसके बाद भी कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं अगले एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर नाउ, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।